हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईसी अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है, इसे इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कहा जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम NCSC के नाम से जानते हैं। तो यह आयोग हमारे भारत में स्थापित कब हुआ था और हमारा यह आयोग कौन कौन से कार्य करता है। अनुसूचित जाति आयोग के लिए कल्याणकारी कार्य जो आज हमारी सरकार चला रही है या कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही है, तो इसमें हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ही सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह देता है। फ्रेंड, और भी अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बहुत सारे ये इसने कार्य शुरू किया है। इसके बाद में अनुसूचित जातियों पर जो अत्याचार होते हैं उनको रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम इस आयोग ने उठाए हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। इसको पढ़ने से पहले, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पढ़ने से पहले आपको यह जानना होगा कि हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान संविधान में कहां पर किया गया है। अब आपको पहली बात तो यह जानना जरूरी होगा फ्रेंड कि जिन जातियों की हम बात कर रहे हैं कि इन जातियों को अनुसूचित जाति क्यों कहते हैं और अनुसूचित जनजातियां क्यों कहा जाता है। तो जो अनुसूचित जातियां होती है इसको इंग्लिश में हम शॉर्ट फॉर्म में SC कहते हैं और जो अनुसूचित जनजातियां होती है इसको हम ST कहते हैं। ठीक है। अब जो अनुसूचित जातियां होती है तो इसको हम शेड्यूल कास्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल कास्ट, और जो जनजातियां होती है इसको हम कहते हैं शेड्यूल ट्राइब। ठीक है। अब इन जातियों को अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में इन जातियों का प्रावधान किया गया है, इसलिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। अब हमारे भारत में ये ऐसे जातियां हैं जो पिछड़ी हुई जनजातियां हैं और इनको बढ़ावा देने के लिए, इनके विकास के लिए हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता जिसको हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए तथा इन्हें नौकरी में आरक्षण के लिए संविधान में इन्होंने प्रावधान करवाया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे भारत में कुछ जातियां ऐसी है जो बहुत पिछड़ी हुई है, दबा कुचला वर्ग है और इसे हमें आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान करवाया था, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अनुसूचित जाति का मसीहा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसे ही जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, तो अनुसूचित जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए ठक्कर बापा ने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, इसलिए ठक्कर बापा को अनुसूचित जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब ये जो जातियां होती हैं, तो इन जातियों के साथ हमारे भारत में छुआछूत का व्यवहार इनके साथ किया जाता था। ये जातियां किसी भी उच्च जाति के व्यक्ति के साथ बैठ नहीं सकती, ये जातियां उच्च जाति के लड़के लड़कियों से विवाह नहीं कर सकती, उनके यहाँ पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकती। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत के कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर इन जातियों को मंदिर में प्रवेश निषेध होता है। ठीक है। तो इन जातियों को भी अधिकार दिलाने के लिए हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। तो देखिए फ्रेंड, इनके बारे में कहाँ कहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो अपन मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 15 के खंड 4 में, ठीक है, तो आपको पता होगा कि संविधान के भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि हमारे भारत में धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। अब इसके बाद में संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 4 में लिखा है कि अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों को संदर्भित इसमें किया गया है। इसका मतलब ये होगा कि यह अनुच्छेद हमारे भारत में अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए, अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15 का खंड 4, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में अगला आ जाता है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे भारत में सरकार की जितनी वैकेंसी आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी आती है, तो इन वैकेंसी में, इन सर्विसेज में
इन सभी जातियों को, मतलब जो अनुसूचित जातियां होती हैं और जो जनजातियां होती हैं, तो इनके लिए महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तो इनको भी पब्लिक सर्विस में आने का भी इन्हें बराबर अधिकार होगा, ये इसमें प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 16 में। अब अनुच्छेद 16 के खंड 4 के उपखंड अ, इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व यदि नहीं है, तो पदोन्नति के मामले में, ठीक है, किसके मामले में, पदोन्नति के मामले में यह किसी भी वर्ग या पदों को आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इसमें जो अनुसूचित जातियां होती हैं और इनको यदि इनकी अनुसूचित जातियों को लोक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाया है, तो इन्हें आरक्षण का प्रावधान इस अनुच्छेद 16 के खंड 4 के उपखंड अ में इनको आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में अगला आ जाता है अनुच्छेद 17। अब अनुच्छेद 17 में लिखा है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाएगा या अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान इसमें किया गया है। अब अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड कि हमारे भारत में, ठीक है, तो हमारे भारत में जो छुआछूत जैसी समस्या व्याप्त है, इस समस्या को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया है कि जो अस्पृश्यता है इसका उन्मूलन कर दिया जाएगा। ये अस्पृश्यता का मतलब क्या हो जाता है कि जो छुआछूत होता है, ठीक है, जैसे उच्च जाति के लोग जैसे ब्राह्मण हैं और इसके अलावा जो भी जनरल कैटेगरी मानने वाले लोग हैं, तो ये जनरल कैटेगरी वाले लोग SC ST के साथ बैठना पसंद नहीं करते। SC ST वाले लोगों को कभी भी शादी विवाह में या और अन्य जो भी इनके सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, इन कार्यक्रमों में इन्हें कभी भी आमंत्रित नहीं किया जाता। तो अगर इनको बुलाया भी जाएगा तो दूर बैठाया जाएगा, इनके साथ कोई खाना पसंद नहीं करेगा, इनको कभी साथ में बैठाकर पानी नहीं पिलाया जाता, साथ में बैठाकर इनके साथ कभी खाना नहीं खिलाया जाता, इन लोगों को, इनको बिल्कुल दूर बैठाया जाता है। और इसके बाद में इनका ग्रामीण क्षेत्र में मंदिरों में प्रवेश निषेध होता है इनका। ठीक है, तो इनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। तो ऐसे छुआछूत जैसे समस्या को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, ये किसी जनरल कैटेगरी वाले के यहाँ पर अगर कोई कुआं है तो उसमें पानी नहीं भर सकते थे, ये समस्या थी हमारे भारत में। ठीक है, तो ऐसी समस्या को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान किया गया है कि अब ये अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ किसी प्रकार की कोई छुआछूत जैसी समस्या को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और जो भी इस छुआछूत को बढ़ावा देता है, अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, तो उसे उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और इसी अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए, ठीक है, इसी अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए हमारे भारत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रावधान किया गया है, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम हमारी संसद के द्वारा पारित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 46, आर्टिकल 46। अब अनुच्छेद 46 क्या कहता है, तो इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा जो समाज के कमजोर वर्ग होते हैं, तो इन्हें शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाएगी, इनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, और इसके अलावा इनके लिए सामाजिक, और इसके बाद में इनको सामाजिक प्रोत्साहन देना है, इनको सामाजिक स्तर में बराबर का दर्जा दिलाना है, और इसके बाद में इनके साथ जो अन्याय होता है अन्याय से इन्हें बचाना है या अन्याय से इन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। इसके बाद में इनका जो शोषण होता है, इनको शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है, इनको शोषण से बचाना है। ये अनुच्छेद 46 में प्रावधान किया गया है फ्रेंड। आ गया समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला आ जाता है, इसमें देखो अगला अनुच्छेद है 335। अब अनुच्छेद 335 में यह लिखा हुआ है कि संघ और राज्यों के मामलों में जो सेवाएं होती है, तो सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा। आ रहा समझ में? मतलब ये कि जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इन अनुसूचित जाति SC और ST कैटेगरी के लोगों को सरकारी सेवाओं में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हो, चाहे राज्य सरकार की स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस हो, इसमें इन्हें आरक्षण का प्रावधान किया गया है या इन्हें आरक्षण दिया गया है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो जब भी जब भी जैसे नियुक्तियां होगी, जो पब्लिक सर्विस होती है हमारी, चाहे सेंट्रल सर्विसेज हो चाहे स्टेट सर्विस हो, तो नियुक्तियों में इन जातियों को SC और ST इन दोनों को आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है, और ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में
अगला जाता है अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332। अब अनुच्छेद 330 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 330 में आपको याद रखना होगा कि लोकसभा में, ठीक है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ऐसे ही जो अनुच्छेद 332 है, तो अनुच्छेद 332 में लिखा हुआ है कि राज्यों में जो विधानसभा होती है, ठीक है, तो राज्यों की जो विधानसभा होती है, इन विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लोकसभा में इन जातियों के लिए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको याद रखना होगा अनुच्छेद 330। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्यों की विधानसभा में इन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा अनुच्छेद 332, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में अब अगला देखिए इसमें कि जो SC ST कैटेगरी के लोग होते हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति होती है, तो इसके लिए हमारे भारतीय संविधान में और कहाँ पर प्रावधान है, तो जो पंचायती राज होता है, तो पंचायती राज अधिनियम हमारे भारत में कब पारित किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे भारत में 1993 में, तो जो 73वां संविधान संशोधन था, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में पारित किया जाता है। हालांकि इसका नाम क्या होता है, पंचायती राज अधिनियम या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये पंचायती राज से संबंधित था। और इसके बाद में जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, यह नगरीय निकायों से संबंधित है, ठीक है। तो जो पंचायती राज होता है, तो पंचायती राज का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान है। और जो नगरीय निकाय होते हैं, तो नगरीय निकाय का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 के खंड ए में इनका प्रावधान किया गया है। और ये भाग 9 और भाग 9 का खंड ए, भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान है और संविधान के भाग 9 के खंड ए में हमारे नगरीय निकायों का प्रावधान है। तो इन दोनों ही भागों में SC और ST के सदस्यों को आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और यह आरक्षण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्राप्त है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायती राज में किस भाग में इनको आरक्षण का प्रावधान या इन्हें किस संविधान के भाग में आरक्षण दिया गया है, तो संविधान के भाग 9 में इन्हें आरक्षण दिया गया है। किसको, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को पंचायती राज में। और नगरीय निकायों में, तो नगरीय निकायों में इन्हें संविधान के भाग 9 के खंड ए में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इनके लिए की गई है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आगे देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि जिस आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी तक हमने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का जो संवैधानिक प्रावधान था, मतलब हमारे भारतीय संविधान में इनका कहाँ पर प्रावधान किया गया है, ये हमने पढ़ा था। अब इसके बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि हमारे भारत में जिस हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात हम कर रहे हैं, तो इसका उद्भव कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए इसमें इसका उद्भव कैसे होता है, तो इसमें देखिए कि हमारे भारत में जो अनुच्छेद 338, तो अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारे संविधान के भाग 338 में लिखा हुआ है कि जो अनुसूचित जातियां होती हैं और अनुसूचित जनजातियां होती है, तो इनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और इस अधिकारी के माध्यम से इन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियां होती हैं, तो इनके लिए संवैधानिक संरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, मतलब इन्हें संवैधानिक रूप से सुरक्षा प्रदान की गई है। और इन्हें जो सुरक्षा प्रदान की गई है, तो समय समय पर यह अधिकारी, यह विशेष अधिकारी इन मामलों का निरीक्षण करेगा और ये अनुसूचित जाति मतलब SC और ST से रिलेटेड जो प्रतिवेदन है, तो यह विशेष अधिकारी अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का यह जो विशेष अधिकारी होगा, इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे आयुक्त कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको कमिश्नर कहा जाएगा फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में SC और ST से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, ये सारे कार्य इस आयुक्त को सौंपे जाएंगे। ये अनुच्छेद 338 में प्रावधान किया गया था।
अब इसके बाद में तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे भारत में अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग इसका उद्भव होता है। तो ये अनुच्छेद में महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें अगला आ जाता है कि 1978 में, तो 1978 में 1978 में हमारी केंद्र सरकार ने एक संकल्प पारित किया। ठीक है, तो 1978 में केंद्र सरकार के द्वारा एक संकल्प पारित किया जाता है और इस संकल्प के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की गई, जिसे गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग कहा गया था। तो इसका नाम गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग इसलिए है क्योंकि न तो अलग से उस समय संविधान में कोई प्रावधान किया हमारी सरकार ने और न ही संसद के द्वारा इसे पारित करवाया था। तो इसे तो सीधे सरकार ने एक संकल्प पारित किया और इस संकल्प के माध्यम से इस आयोग की स्थापना करवा दी। यदि हमारी संसद इसे पारित करती तो या तो इसे हम सांविधिक कहते हैं या वैधानिक कहते हैं या विधिक आयोग कहते हैं। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1978 में हमारी सरकार ने एक संकल्प पारित करके इस आयोग की स्थापना कर दी। ठीक है, तो इसे कहा जाता है बहुसदस्यीय आयोग, मतलब एक दो से अधिक अगर सदस्य होते हैं तो उसे बहुसदस्यीय आयोग कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो अब इसमें बहुसदस्यीय आयोग के रूप में इसको स्थापित कर दिया जाता है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय भी अस्तित्व में आया था। और इसी समय हम देखते हैं कि जब इस आयोग की स्थापना कर दी गई तो यहाँ पर एक आयुक्त को नियुक्त किया जाता है और आयुक्त का कार्यालय भी अस्तित्व में आया। इससे पहले हमारे भारत में कोई अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजाति आयोग नहीं था। लेकिन ध्यान रहे कि अभी भी यहाँ पर ये एक ही कार्यालय के रूप में, एक ही आयोग के रूप में कार्य कर रहा है। अभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग कोई आयोग नहीं है। फिर इसके बाद देखिए अगला आ जाता है कि 1987 की बात है, 1987 में। तो 1987 में सरकार ने एक अन्य संकल्प के माध्यम से, मतलब एक अन्य संकल्प पारित किया, एक और दूसरा संकल्प पारित किया हमारी सरकार ने और आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया। आयुक्त मतलब जो कमिश्नर था उसके कार्यों में थोड़ा संशोधन किया और संशोधन करने के बाद में आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नाम सरकार ने कर दिया। तो अब यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया, पर यहाँ पर भी अभी ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग नहीं है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग नहीं है। अभी भी यहाँ पर दोनों साथ मिलकर ही कार्य कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि एक संशोधन किया जाता है हमारी संसद के द्वारा, और वह संशोधन कौन सा था? तो वह संशोधन था 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। ठीक है, तो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड कि यहाँ पर 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा हमारे भारत में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। और यह अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो यह अधिनियम 12 मार्च 1992 से लागू हुआ था। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इससे पहले क्या हो रहा था? तो 1990 से पहले कि हमारे भारत में एक विशेष अधिकारी, मतलब एक आयुक्त यहाँ पर कार्य कर रहा था। अब उसके स्थान पर क्या हो गया यहाँ पर 1990 में कि यहाँ पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में अब आगे देखिए, इसमें इसके लिए अगला एक और प्रावधान हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अधिनियम है ये जो आपको ध्यान रखना होगा। तो अगला अधिनियम आता है कि 89वां, तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग को अब दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे, इससे पहले जितने भी अधिनियम, जैसे 65वां संविधान संशोधन अधिनियम था, तो 1990 में जब ये अधिनियम पारित किया जाता है संसद के द्वारा, तो यहाँ पर भी 1990 में भी एससी और एसटी कमीशन, कोई अलग अलग कमीशन नहीं थे, अभी भी यहाँ पर कंबाइन रूप से ही वर्क कर रहे थे। अब इस समय क्या हुआ? तो इस अधिनियम में 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसमें यह प्रावधान किया गया कि अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग होगा और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग होगा। ये दोनों आयोग अलग अलग कार्य करेंगे।
ठीक है फ्रेंड। तो इस अधिनियम में ये प्रावधान कर दिया गया कि अब 2 आयोग होंगे, दोनों अलग अलग कार्य करेंगे, जिसमें एक का नाम होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 में किया जाता है, और एक दूसरा आयोग जिसका नाम होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड क में किया गया। ठीक है। अब इसके बाद में जब ये दोनों आयोग अलग अलग यहाँ पर स्थापित कर दिए गए, अलग अलग आयोग का अलग अलग अनुच्छेद में प्रावधान कर दिया गया, तो उसके बाद फिर वर्ष 2004 से, तो 2004 से अलग अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों अलग अलग अस्तित्व में आ जाते हैं। तो 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक सेपरेट एससी कमीशन के रूप में अस्तित्व में आया। इससे पहले दोनों आयोग साथ मिलकर कार्य कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये दोनों कब से अलग अलग अस्तित्व में आए, तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से ये दोनों आयोग अलग अलग अस्तित्व में आए थे। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है ये तो अभी मैंने सिर्फ इसका इतिहास बताया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, और कहाँ कहाँ पर इसका संविधान में प्रावधान है ये मैंने आपको बताया था। अब शुरू करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इस आयोग की स्थापना कब की गई, इसके बाद में इसमें अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसमें कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है इसका गठन कब किया गया था फ्रेंड, तो 19 फरवरी 2004 की बात है। तो 19 फरवरी 2004 को इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इस आयोग की स्थापना या इसका गठन कब हुआ था, तो ये 19 फरवरी 2004 को इसका गठन किया गया था। इसके बाद फिर इसका प्रावधान संविधान में कहां पर है, तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। तो आर्टिकल 338 में लिखा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाएगा, या संविधान के अनुच्छेद 338 में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि यह एक कैसा आयोग है फ्रेंड, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है। तो इसको संवैधानिक आयोग या कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में इस आयोग का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि यह अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन का निरीक्षण करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, इनकी सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, इन्हें लागू किया गया है या नहीं किया गया है, इसका निरीक्षण करना, और इससे संबंधित हमारे राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन भी देना होता है। तो ये अपना प्रतिवेदन किसे देंगे, तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला जाता है कि राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को कहाँ रखवाते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति इस आयोग के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों में से पेश करवाते हैं, या संसद के दोनों सदन में से रखवाते हैं। अब संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में इस प्रतिवेदन को रखा जाएगा और इस प्रतिवेदन पर चर्चा की जाएगी। फिर इसके बाद में अगला प्रावधान देखिए, इसमें तो अगला पॉइंट आ जाता है कि आयोग को अनुसूचित जातियों के मामले में या उनकी शिकायत की जांच के संदर्भ में इसको सिविल कोर्ट की शक्तियां या सिविल न्यायालय की शक्तियां इसे प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में जो अनुसूचित जातियां होती हैं, मतलब जो शेड्यूल कास्ट होती है, ठीक है, तो ये जो शेड्यूल कास्ट होती है, तो इसका अगर कोई भी मामला आता है और हमारे आयोग को पता चलता है या आयोग को अनुसूचित जाति से संबंधित कोई शिकायत मिलती है, तो इसकी शिकायत जब करे, शिकायत की जांच जब यह आयोग करेगा, तो हमारे आयोग को जांच करते समय इसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, सिविल कोर्ट की शक्तियाँ इसे प्राप्त हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत के किसी भी राज्य से, भारत के किसी भी क्षेत्र से किसी भी अधिकारी को बुला सकता है या किसी व्यक्ति को बुला सकता है या किसी मंत्री से सवाल जवाब कर सकता है, इतनी शक्तियाँ इसके पास होती है। आ रहा समझ में? तो
इसलिए कहा जाता है कि इस आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। तो हमारे भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी क्षेत्र से किसी व्यक्ति को बुला सकता है और उससे सवाल जवाब कर सकता है। इतनी शक्तियां इस आयोग के पास होती है। लेकिन किस मामलों की जांच पड़ताल करेगा फ्रेंड? तो आपको याद रखना है कि सिर्फ जो एससी होती है, शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जातियां होती है, सिर्फ इससे संबंधित यह पूछताछ करेगा। इसके अलावा और किसी मामले की जांच पड़ताल यह आयोग नहीं करेगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, आयोग अनुसूचित जातियों पर होने वाले जो अत्याचार या उत्पीड़न के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसका मतलब यह होगा कि जो अनुसूचित जातियां होती हैं, तो अनुसूचित जातियों पर जो अत्याचार होते हैं या जो उत्पीड़न के मामले आते हैं, तो और इन उत्पीड़न के मामलों की जब इसको शिकायत मिलती है तो उसकी जांच करता है, या फिर जैसे से पता चलेगा इस आयोग को, तो स्वतः संज्ञान के माध्यम से भी यह दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई शुरू कर देता है या उन पर कार्रवाई करता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पूछेगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना होगा 19 फरवरी 2004 को। किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 338 में। यह आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और इसे किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जिस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं, इस आयोग में कौन कौन होते हैं, मतलब अध्यक्ष और इसके अलावा और कौन कौन होते हैं, तो ये इसमें मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए इसमें कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है, इसके संरचना में पहले जानते हैं कि पहले इसमें एक अध्यक्ष होता है, फिर एक इसमें उपाध्यक्ष होता है और इसके अलावा इसमें 3 अन्य सदस्य होते हैं। आ गया समझ में? तो ये इसकी संरचना होती है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। अब इसके बाद में जो अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष के लिए योग्यता क्या रखी गई है फ्रेंड? तो आपको याद रखना होगा कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा, तो इसके लिए योग्यता ये है कि जो भी अध्यक्ष बनना चाहेगा उसे किस जाति का होना चाहिए? तो उसे अनुसूचित जाति का ही सदस्य होना चाहिए। तो जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति होगा उसे ही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा, सबसे पहली शर्त। दूसरी बात यह है कि जिसे भी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा तो उसके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए। योग्यता कैसे होना चाहिए? कि वह राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हो। आ रहा समझ में? मतलब वह राजनीतिक कार्य भी उसने किया हो और सामाजिक कार्य भी उसने किया हो। तो ये योग्यता जो धारण करेगा, ऐसे व्यक्ति को इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। और नियुक्त कौन करेंगे? तो इसको नियुक्त हमारे राष्ट्रपति करते हैं फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा, इसे किस मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा इसे प्राप्त होता है। इसके बाद फिर अब जो उपाध्यक्ष होता है, तो उपाध्यक्ष के लिए योग्यताएं क्या रखी गई है? तो देखिए इसमें कि जो भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनना चाहता है, तो उसके लिए भी शर्त यही है कि यह भी अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए। तो जो अनुसूचित जाति का सदस्य होगा उसे यहाँ पर उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद में और क्या योग्यता होगी इसकी? तो दूसरी बात ये कि यह प्रसिद्ध एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। ठीक है, तो यह भी कैसा होना चाहिए? तो इसे भी राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में से कार्य का ज्ञान हो, इसने भी राजनीतिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया हो। और इसे किस मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो जो मंत्री होते हैं, तो मंत्रियों की 3 कैटेगरी होती है फ्रेंड। एक होती है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसके बाद फिर उप मंत्री। ऐसे इनकी 3 कैटेगरी होती है। तो जो राज्य मंत्री होते हैं, इन्हीं को स्वतंत्र प्रभार जब दे दिया जाता है तो इसे हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो उपाध्यक्ष होता है, तो उपाध्यक्ष को कौन सी उपाधि दी जाए? इसको उपाध्यक्ष को कौन सा दर्जा दिया जाता है? तो इसको केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसमें 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये 3 अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ये स्ट्रक्चर या इसकी संरचना होती है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद में अब देखिए फ्रेंड इसमें कि जिन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की बात हमने की है, तो ये आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में ये आयोग के
जो अध्यक्ष होते हैं या जो हमारा आयोग होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है, तो इसका अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे भारत में जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो होता है यह इसके नियंत्रणाधीन कार्य करता है। तो हमारे भारत में अपन देखते हैं कि इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक व्याप्त है? तो अनुसूचित जातियों को न्याय दिलाना, इसके बाद में जो हमारा मंत्रालय होता है तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये इससे संबद्ध है। कौन से? ये मंत्रालय का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हमारे भारत का वह कौन सा एक मंत्रालय है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को नियंत्रित करता है, तो इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन रहकर ये आयोग कार्य करता है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। अब देखिए फ्रेंड, इसमें कि जिस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात अभी हमने की है और इसमें अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में मैंने आपको बताया है, तो इन सभी सदस्यों की मतलब जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं और उपाध्यक्ष हैं, इन सभी की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे भारत में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपको याद रखना होगा राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद में इस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस आयोग का मुख्यालय आपको ध्यान रखना होगा कि नई दिल्ली में है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि बताइए हमारे भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष सूरज भान थे, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सूरज भान आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसके वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला है। और इसके बाद फिर इसमें जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, तो इस आयोग के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना होगा अरुण हालदार, ये वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि इसमें सदस्य कौन कौन है फ्रेंड, तो सदस्य में आपको ध्यान रखना होगा कि सदस्य इसमें अंजू वाला और सुभाष पारधी, ये इसके वर्तमान में सदस्य हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है, किसी अध्यक्ष का नाम पूछ सकता है, सदस्य का नाम पूछ सकता है, या उपाध्यक्ष का नाम पूछ सकता है, या पहले अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। अब इसके बाद में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होता है तो इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि इनका कार्यकाल कितना होता है या इनकी पदावधि कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल या इनकी सेवा शर्तें, ठीक है, इनकी पदावधि, ये सब निर्धारित करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है। और इनका कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है, तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अपने पद पर पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, परंतु ये 2 बार से ज़्यादा अपने पद पर नियुक्त नहीं हो सकते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 3 वर्ष होता है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें जिस आयोग की अपन बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। तो देखिए, पहली शक्ति होती है दीवानी न्यायालय की शक्ति। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो जाता है कि इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। अब ये सिविल मामले क्या होते हैं, ये दीवानी मामले क्या होते हैं, तो फ्रेंड याद रखिएगा कि जितने भी जमीन, दुकान, मकान आदि के मामले होते हैं इसको हम दीवानी मामले के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और इन मामलों की सुनवाई जो न्यायालय करता है उसे हम दीवानी न्यायालय के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही दीवानी मामला सुनने का अधिकार हमारा यह आयोग अधिकार इतना रखता है, इसलिए इसको दीवानी न्यायालय, सिविल न्यायालय हम लोग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जातियों पर अत्याचार करता है या उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो ऐसे भारत के किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य से यह आयोग बुला सकता है, उसको समन जारी कर सकता है। तो समन का मतलब क्या हो जाता है, बुलावा पत्र, ठीक है। तो उन्हें किसी भी राज्य से किसी भी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है जिसने अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों पर, लोगों पर अत्याचार किया है या उन्हें उत्पीड़ित किया है
या फिर और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ किया है तो ऐसे व्यक्ति को यह आयोग पूरे भारत में से कहीं से बुला सकता है और इसके बाद में उससे सवाल जवाब भी कर सकता है। तो उसे हाजिर होने के लिए कह सकता है। इसके बाद में शपथ पर उसकी परीक्षा भी यह ले सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। तो शपथ पूर्वक उससे कहा जाएगा कि आप शपथ पूर्वक बताइए कि आपने सही ये आपने अपराध किया है या नहीं किया है। तो पूरी जांच पड़ताल भी करता है और उससे पूछताछ भी कर सकता है। इतनी शक्तियां ये आयोग रखता है फ्रेंड। तो इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद फिर यह आयोग किसी भी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा भी कर सकता है। मतलब न्यायालय से अगर कोई अनुसूचित जाति का मामला है या और कोई कार्यालय है तो वहाँ पर अगर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ कोई गलत अपराध कार्य किया गया है या उस पर साथ कोई उत्पीड़न किया गया है या फिर और कोई अन्य प्रकार का दुर्व्यवहार इनके साथ किया गया है तो उस कार्यालय से यह उस अभिलेख की प्रति मांग सकता है, हमारे न्यायालय से प्रति मांग सकता है। इतनी शक्तियां इस आयोग के पास होती है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि यह साक्षियों का मतलब जो गवाह होते हैं, तो साक्षियों मतलब गवाह और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए भी यह समन जारी कर सकता है, यह बुलावा पत्र भेज सकता है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि और भी कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति के द्वारा इसे सौंपा जाए। तो अगर हमारे राष्ट्रपति भी इस आयोग को अनुसूचित जाति से संबंधित कोई मामला या कोई विषय सौंपते हैं तो उस कार्य को भी यह पूरा करते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि किसी दस्तावेज को प्रकट करना और पेश करने की अपेक्षा करना। तो यह आयोग अनुसूचित जाति से संबंधित दस्तावेज को भी पेश कर सकता है या उसे प्रकट भी कर सकता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि यह आयोग शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। शपथ पत्र पर मतलब यह हुआ कि जो भी शपथ पत्र इसके पास होगा तो उससे जो गवाह होते हैं उन गवाहों को प्राप्त करना, गवाहों से पूछताछ करना, यह भी यह कार्य कर सकता है। तो इतनी शक्ति इस आयोग के पास होती है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इसके कार्य क्या क्या हैं। तो इस आयोग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण कार्यों में पहला कार्य होता है कि यह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के तहत अनुसूचित जाति के लोगों के जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाना, उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का उपाय बताता है। मतलब ये हुआ कि यह आयोग हमारी केंद्र सरकार को भी और हमारी राज्य सरकार को भी सलाह दे सकता है। तो किस मामले में सलाह देगा? तो हमारे भारत में जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं तो इनका सामाजिक विकास कैसे हो। सामाजिक विकास का मतलब ये हो जाता है कि समाज में इनको बढ़ावा कैसे मिले, छुआछूत जैसी समस्या को कैसे समाप्त किया जाए और इनके साथ जो सामाजिक भेदभाव होता है इस भेदभाव को दूर कैसे किया जाए। फिर इसके बाद में ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, मतलब गरीब लोग हैं ये, तो इनकी गरीबी को दूर कैसे किया जाए, इनकी निर्धनता को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए योजना बनाने के लिए उपाय बताता है। और इसके बाद में इसमें यह आयोग अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये सारे कार्य करेगा हमारा यह आयोग। तो इसका पहला कार्य हो जाता है। दूसरा कार्य इसका क्या होता है? तो दूसरा कार्य इसका यह है कि अनुसूचित जातियों के बारे में यह प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करता है और इसकी जांच हमारी संसद के द्वारा की जाती है। तो संसद भी डायरेक्ट नहीं करेगी, तो संसद की एक समिति काम करती है जिसका नाम होता है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समिति। तो यह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समिति इस रिपोर्ट की जाँच करती है संसद में, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने की सिफारिश करना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अनुसूचित जातियों के लिए हमारे भारतीय संविधान में इनके संरक्षण के लिए जहाँ पर प्रावधान किया गया है तो उन प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करना है और इसके लिए सिफारिश करता है यह आयोग। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि हमारे भारत में जो संविधान है तो संविधान के अनुसार संघ एवं प्रत्येक राज्य सरकारों के द्वारा ऐसा कोई अधिनियम बनाया जाना जो अनुसूचित जातियों को प्रभावित करता हो। और अगर ऐसी कोई विधि, अगर ऐसा कोई कानून हमारी सरकार बनाना चाहती है तो आयोग से उस समय जरूर पूछा जाएगा, आयोग से जरूर विचार विमर्श किया जाएगा। यह भी इसका कार्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी केंद्र सरकार या हमारी राज्य सरकार
अनुसूचित कोई ऐसा अधिनियम बनाने जा रही है जो अनुसूचित जातियों को प्रभावित कर सकती है, या हमारी केंद्र सरकार या हमारी राज्य सरकार ऐसा कोई कानून बनाने जा रही है जो अनुसूचित जातियों को प्रभावित करता हो, या ऐसी कोई विधि बना रही है सरकार जो अनुसूचित जातियों को प्रभावित करती हो, तो ऐसा कानून, ऐसी विधि, ऐसा अधिनियम बनाते समय हमारी सरकार हमारे आयोग से जरूर परामर्श करेगी, जरूर विचार विमर्श आयोग से किया जाएगा। इसके बाद ही ऐसे कानून या ऐसी विधि या ऐसे अधिनियम बनाए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला कार्य इसका क्या है, तो अगला कार्य है कि संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण तथा अधिकारों की जांच करना। ठीक है, तो संविधान के अनुसार हम देखते हैं कि जो भी अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, संविधान में इनके लिए जो सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, इनके अधिकारों के प्रावधान किया गया है, तो इनके संरक्षण और इनके अधिकारों की समय समय पर जांच करना, यह भी आयोग महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला कार्य इसका हो जाता है कि अनुसूचित जातियों को सुरक्षा एवं अधिकारों के हनन से संबंधित विशेष शिकायत की जांच करना और उसके लिए प्रभावी उपाय बताना, ये कार्य भी हमारा आयोग करता है। इसके बाद में फिर अगला आ जाता है कि अनुसूचित जातियों के शोषण और इसके बाद में उनके वेतन से संबंधित शिकायतों की जांच करना। अगर अनुसूचित जातियों का शोषण किया जा रहा है या इनके वेतन से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे शिकायतों की भी जांच यह आयोग करता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। अगला आ जाता है कि किसी भी वर्ग को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए यह सिफारिश करता है। हमारे भारत में ऐसी अगर कोई जाति जो पिछड़ी हुई है और उसे अनुसूचित जाति में शामिल करना है, तो इसके लिए भी यह आयोग सिफारिश करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में अगला आ जाता है कि अनुसूचित जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का समय समय पर अध्ययन करना। तो हमारे देश में अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसका समय समय पर अध्ययन करना भी यह आयोग कार्य करता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसका प्रतिवेदन। तो यह आयोग मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपना प्रतिवेदन किसे देता है, तो ये मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को दिया जाता है। और यह आयोग इस प्रतिवेदन में किसका वर्णन करता है, तो हमारे भारत में जो अनुसूचित जातियां होती हैं इनके बारे में ही यह आयोग प्रावधान करता है और इन जातियों पर आधारित प्रतिवेदन हमारे राष्ट्रपति को सौंपता है। अब जब हमारे राष्ट्रपति को यह आयोग रिपोर्ट दे देता है, तो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में अगला देखिए इसमें कि हमारे राष्ट्रपति इस रिपोर्ट एवं इसके क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी संसद के सम्मुख रखते हैं। आ रहा समझ में, मतलब यह हुआ कि हमारे राष्ट्रपति को जब यह आयोग प्रतिवेदन देगा और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं और इसको लागू करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, और इसके बाद और भी तो जो तमाम जानकारी है, हमारे राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन और समस्त जानकारी को संसद के समक्ष रखवाते हैं। अब इसके बाद में जब संसद में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा, इस प्रतिवेदन को रखा जाएगा, तो संसद में इस पर चर्चा होगी। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए कि ऐसे कोई सिफारिश जो हमारी संसद स्वीकार नहीं करती है, तो स्वीकार क्यों नहीं किया इसके सिफारिश को, इसका भी कारण बताया जाता है। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल के जरिए राज्य सरकार को भेज देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रपति को जब रिपोर्ट देता है, तो अब मान लीजिए जिस राज्य से संबंधित वह रिपोर्ट है, तो उस राज्य को मतलब उस राज्य के राज्यपाल को हमारे राष्ट्रपति वह रिपोर्ट भेज देते हैं। और इसके बाद फिर राज्यपाल के द्वारा इस रिपोर्ट को कहाँ पर रखवाया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा इस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाया जाता है। और ये विधानमंडल का मतलब क्या हो जाता है, तो यह राज्यों में इसको विधायिका कहते हैं। ठीक है, राज्य में से क्या कहते हैं, विधायिका इसे कहा जाता है। तो राज्यों के स्तर पर विधान बनाने वाली, कानून बनाने वाली एक संस्था होती है, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। इन तीनों को मिलाकर विधानमंडल कहा जाता है। और जिन राज्यों में ये विधान परिषद नहीं होती है, तो वहाँ पर विधानसभा और हमारे राज्यपाल को मिलाकर ही
विधानमंडल कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है तो यहाँ पर विधानसभा और हमारे राज्यपाल को मिलाकर विधानमंडल कहा जाता है। तो जब राज्यपाल को राष्ट्रपति ये रिपोर्ट देते हैं तो राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखवाते हैं और इसके बाद में उधर संसद में चर्चा होगी और इधर राज्यों में विधानमंडल में चर्चा होगी। अब जो भी इनकी सिफारिश मतलब आयोग की जो भी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है तो इस सिफारिश को स्वीकार क्यों नहीं की गई है इसका भी कारण बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका प्रतिवेदन भी समाप्त हो जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, और इसी प्रतिवेदन के साथ हमारे भारत का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है फ्रेंड। तो इसमें पिछली कई परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।